साल 2021 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होती है COP26 समिट, एक ऐसी समिट जो बात करती है क्लाइमेट चेंज के इशू पर। भारत के अलावा इसमें 140 देश हिस्सा लेते हैं। इसी समिट में हमारे प्रधानमंत्री भी फॉसिल फ्यूल की वजह से हो रही दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। एक्सीलेंसीज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फॉसिल फ्यूल से ऊर्जा दी थी। फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग से कई देश तो समृद्ध हुए, किंतु हमारी धरती, हमारा पर्यावरण निर्धन हो गए। फॉसिल फ्यूल्स की होड़ ने जियोपॉलिटिकल तनाव भी खड़े किए। सारे देश इस समिट में क्लाइमेट चेंज को स्लो करने के लिए 2031 तक डिफॉरेस्टेशन को रोकने की और ग्रीन हाउस गैस मीथेन का एमिशन कम करने की प्रतिज्ञा भी लेते हैं। अपनी एनवायरमेंट फ्रेंडली इमेज बताने के लिए कई कॉरपोरेट कंपनियां इस प्लेज को अमल करने की रेस में भी कूद पड़ी हैं। यूरोप और यूएस ने फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट की एंट्री और सेल को रेगुलेट करने के लिए कानून भी पास कर दिया है। इंडिया ने पिछले 10 सालों में 1611 किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर एरिया फॉर इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियर कर दिया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि 1611 किलोमीटर्स में से पिछले 3 सालों में 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया अप्रूव हुआ है। ग्लासगो समिट में इंडिया ने डिफॉरेस्टेशन का जो प्लेज लिया है वो कितना अचीवेबल है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से 97% लोग हमारा वीडियो देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पे लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके हमें मोटिवेट करें। दिल्ली में लुटियंस बंगलो इलाका एक प्रख्यात एरिया जहां बसते हैं देश को चलाने वाले लोग। इस लुटियंस बंगलो एरिया में आपको सीनियर ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स निवास करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पे कई गवर्नमेंट पावर ऑफिसेज जैसे कि RBI का दफ्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो ऑफिशियल फॉरेस्ट कवर मैप में फॉरेस्ट हैं। इसी तरह IIT और एम्स कैंपस के कई पार्ट्स भी ऑफिशियल कवर मैप में फॉरेस्ट हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पिछले 40 सालों में भारत सरकार ने इंडिया के फॉरेस्ट कवर का डिटेल डेटा प्रोड्यूस करने में एक नाकामयाबी का सामना किया है। FSI जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने हर साल सिर्फ एग्रीगेट रिपोर्ट प्रोड्यूस करी है डिटेल रिपोर्ट की जगह। एक इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि FSI अपने जियो रेफरेंस मैप में रोड साइड ट्रीज और फार्म हाउस, जिन्हें हम होम स्टेट भी कहते हैं, उसे एज फॉरेस्ट कवर काउंट कर लेता है। अब इसे समझने के लिए हमें इंडिया की फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन को समझना होगा। सारी दुनिया में फॉरेस्ट का ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करता है यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम FAO भी कहते हैं। इसके मुताबिक 1 हेक्टेयर ज़मीन तब फॉरेस्ट कहलाएगी जब उसमें मिनिमम 10% ऑफ ट्रीज कैनोपी होगा। FAO के मुताबिक इस 1 हेक्टेयर लैंड में कोई भी अर्बन या फिर एग्रीकल्चरल लैंड शामिल नहीं होगी। लेकिन इंडिया इस 1 हेक्टेयर लैंड में हर तरीके की लैंड शामिल कर लेता है और उसे फॉरेस्ट कवर में काउंट कर लेता है। यानी कि आप मैप में जो हरा पैच देख रहे होंगे शायद वो किसी के आंगन का पेड़ हो सकता है। इसी वजह से ये इकोलॉजिस्ट इसे एक क्राइम का दर्जा भी दे रहे हैं। यूरोप और US में फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट के सेल और एंट्री को रेगुलेट करने के लिए सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री का जन्म हुआ। ये इंडस्ट्री एक इंडिपेंडेंट ऑडिट सिस्टम प्रोवाइड कराती है जो सस्टेनेबिलिटी, लीगैलिटी और ओरिजिन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट करती है। इंडिया में फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इंडस्ट्रीज पिछले 15 सालों से सक्रिय है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा लौता स्टेट है जिसका फॉरेस्ट कवर
सर्टिफाइड है इन इंडस्ट्रीज द्वारा। कई रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इन कंपनीज पर करप्शन का आरोप भी लगाते हैं, जो इन्हें एक अनरिलायबल इंडस्ट्री बना देता है। इंडिया में लकड़ी की डिमांड ईयरली 150 से 170 मिलियन क्यूबिक मीटर की होती है, जो पेपर, पल्प और फर्निशिंग जैसे काम में यूज होता है। लेकिन इंडिया का फॉरेस्ट कवर सिर्फ 5 मिलियन क्यूबिक मीटर की लकड़ी सप्लाई कर पाता है। इंडिया अपनी इस डिमांड की 85% लकड़ी ऐसे एरिया से लाता है जो फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि रोड साइड ट्रीज और एग्रीकल्चरल लैंड के ट्रीज, और ऐसे ट्रीज को हम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कवर का दर्जा देते हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि इंडिया अपनी डिमांड की मेजर लकड़ी की सप्लाई इन TOF से पूरी करता है। कंटिन्यूसली पेड़ों को काटने की वजह से हमें एक मैन-मेड फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना पड़ रहा है, और ऐसा किया जाता है पेड़ लगा के, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लांटेशन। नेचुरल फॉरेस्ट एरिया और प्लांटेशन एरिया में कई डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि नंबर 1, नेचुरल फॉरेस्ट एरिया में बायोडाइवर्सिटी भी नेचुरली डेवलप होती है, जो प्लांटेशन एरिया में मिसिंग होती है। नंबर 2, प्लांटेशन एरिया में पेड़ों की उम्र सेम होती है क्योंकि वो एक साथ लगाए जाते हैं एक ही टाइम पर, जिसकी वजह से वहाँ पे फॉरेस्ट फायर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, नेचुरल फॉरेस्ट के पेड़ों की उम्र ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो अपनी मिट्टी में ज़्यादा कार्बन स्टॉक कर पाते हैं। वहीं प्लांटेशन एरिया के पेड़ उगते तो जल्दी हैं, लेकिन उन्हें हार्वेस्ट भी कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी मिट्टी में इतना कार्बन नहीं स्टॉक कर पाते। इंडिया अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए कई प्रोग्राम रन करती है। इतना तो मानना पड़ेगा कि रैपिडली डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए ये प्रोग्राम शायद रैपिड रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। एज ए रिजल्ट, प्रोजेक्ट डेवलपर जो फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर करते हैं, उनसे भारत सरकार नेट प्रेजेंट वैल्यू वसूल करती है। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट, ये 9 से 16 लाख पर हेक्टर हो सकती है। इससे मिलने वाले पैसे भारत सरकार फॉरेस्टेशन कवर को बढ़ाने के लिए आने वाली लागत पर खर्च करने के लिए बाध्य है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन कंपेंसेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन एक तरीके से लेजिटिमाइज हो गया है। भारत सरकार ने इस कंपेंसेशन लॉ के लागू होने के बाद लगभग 66,000 करोड़ रुपए वसूल करे, जिसमें से उसने 55,000 करोड़ रुपीस स्टेट्स को ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं। लेकिन ज़्यादातर पैसे स्टेट्स की तिजोरी में अनयूज्ड पड़े हुए हैं। इंडिया को ग्लासगो समिट में ली गई कमिटमेंट अगर पूरी करनी है तो स्टेट और सेंटर सरकारों को मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए लैंड कहाँ से लाएंगे, ये भी सोचना होगा। सस्टेनेबल फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस को भी एक बार रिव्यू करना होगा। 2017 से 2021 के बीच इंडिया ने 700 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर डाइवर्ट किया है, लेकिन फिर भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एनुअली 140 मिलियन टन का है, जो हमें एक बार रुक कर सोचने पे मजबूर ज़रूर करता है कि क्या हमारे फॉरेस्ट सुरक्षित है। धन्यवाद।